सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कि इंटेंजिबल एसेट होता क्या है, हमने डेली बेस में रूटीन में ये वर्ड बहुत बार यूज किया है, इंटेंजिबल एसेट, जो कि नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में क्या होता है कि एक ऐसा एसेट जिसको हम टच ना कर सके, राइट, देख ना सके। सो दे आर इंटेंजिबल एसेट। बट येस, देयर आर वेरियस एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जैसे कि गुडविल, हम उसको देख नहीं सकते, राइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, बहुत देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल बी डीलिंग कि इस इंटेंजिबल एसेट का हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है। बिकॉज डेफिनेशन वाइज या नेम वाइज जो है, एग्जाम्पल वाइज हम बहुत इजीली बोल सकते हैं गुडविल, बट उसका ट्रीटमेंट कौन से सिनेरियो में कैसा होना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग जो स्टूडेंट जो है लैक करते हैं। नाउ सबसे पहले डेफिनेशन, इंटेंजिबल एसेट एक ऐसा आइडेंटिफाइएबल नॉन मॉनिटरी एसेट होता है जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, दैट मीन्स वी कैन टच दैट, वी कैन सी दैट। और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लाइसेंस, कोटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क्स, देयर आर फ्यू गुड एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अब कोई भी इंटेंजिबल एसेट है, उसको अगर हमने इस डेफिनेशन में फॉलो आउट कराना है, तो उसके लिए टू क्राइटेरिया हैं, दो कैटेगरीज फॉलो आउट होगी। पहली कैटेगरी क्या है, इट इज सेपरेबल, दैट मीन्स कि उस एसेट को हम सेपरेटली बाय और सेल कर सके फ्रॉम द बिजनेस। ये नहीं कि अगर वो एसेट गया साथ साथ वो बिजनेस भी चला गया, दैट मीन्स वी कैन मेक इट सेपरेट। नेक्स्ट थिंग, इट अराइज फ्रॉम द लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, दैट मीन्स कि अगर उस एसेट को हम बाय कर रहे हैं या हमारे पास उसकी ऑनरशिप आ रही है, दैट इज कमिंग विद इन द लीगल ऑनरशिप, लीगली हमारे पास उसका राइट आ रहा है। एंड देन यस, इंटेंजिबल एसेट है तो एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया तो मेट होना मस्ट है ही है। दैट मीन्स कि एक एसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि दैट इज इट इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ आवर पास्ट इवेंट्स, दैट मीन्स इट मस्ट बी अ इनफोर्सेबल राइट, राइट। एंड ये एसेट की डेफिनेशन में हम ये भी लिखते हैं कि ये कोई रिसोर्स है जिससे कल को मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स अराइज होने वाले हैं, या फिर मेरी कोई कॉस्ट में सेविंग होने वाली है, दे बोथ कंसीडर एज अ डेफिनेशन ऑफ एसेट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द इंटेंजिबल एसेट। पहली बात ये कि अगर इंटेंजिबल एसेट को हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करना है, तो मेन थिंग तो क्या है कि वो डेफिनेशन की क्राइटेरिया को मेट करे, फर्स्ट थिंग। एंड दूसरा बात ये कि वो रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करे। अब वो रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया में क्या है, दैट मीन्स उस एसेट से कल को फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने चाहिए, प्रोबेबिलिटीज की होनी चाहिए। एंड देन यस, उस एसेट की कॉस्ट को हम रियलाइबली मेजर कर सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें किसी एसेट को रिकॉग्नाइज करना है, किसी चीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करना है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या है। दैट मीन्स उसकी कॉस्ट को हम मेजर कर सके रियलाइबली, एंड वी मस्ट एबल टू, इट मस्ट बी प्रोबेबल दैट कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स उस एसेट से आने वाले हैं। अगर ये क्राइटेरिया मेट हो जाएगा तो इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन हमारे, हमने पीछे भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था कि इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट, तो इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन शुड बी ऑन कॉस्ट। अब नेक्स्ट थिंग ये है कि परचेज इंटेंजिबल एसेट, गाइस, इंटेंजिबल एसेट जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ जनरेटेड, एक होते हैं परचेज इंटेंजिबल एसेट। अगर मैं उस इंटेंजिबल एसेट को परचेज करके लेके आ रही हूँ, दैट मीन सपोज करो कि किसी कंपनी का मैंने लाइसेंस ले लिया, कोई ट्रेडमार्क ले लिया, कोई पेटेंट ले लिया, कोई ब्रांड नेम परचेज कर लिया, दैट मीन्स उसको अगर मैंने रिकॉग्नाइज करना है, इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन मस्ट बी ऑलवेज ऑन कॉस्ट। और कॉस्ट की रिकॉग्नाइजेशन हमने पीछे भी पढ़ा था कि कॉस्ट में क्या क्या चीजें कवर अप होती हैं, राइट। तो इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट। अब मेजरमेंट आफ्टर इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन, तो अगर एक बार इनिशियली रिकॉग्नाइज हो गया तो उसको हमने कैसे मेजर करना है इन द फ्यूचर पीरियड। तो ये जो चॉइस होती है हमारे पास, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल में हमारे पास यहाँ पर चॉइस होती है इन केस ऑफ माई इनटेंजिबल एसेट। अब दो मॉडल्स हैं, वैसे बहुत सारी पिछले स्टैंडर्ड्स में भी हमने देखे हैं कि हमारी इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट, एंड फर्दर रिकॉग्नाइजेशन के लिए हमें दूसरे मॉडल्स में चॉइस करनी होती है। अब मेरा जो कॉस्ट मॉडल है, अगर मैं इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन कर रही हूँ, अगर मैं कॉस्ट मॉडल को फॉलो कर रही हूँ, तो क्या होगा कि इंटेंजिबल एसेट शुड बी कैरीड एट अ कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड
डेप्रिसिएशन या फिर उसका अमोर्टाइजेशन। हम एक्चुअल में डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन जो होता है हम टेंजेबल एसेट्स के लिए वर्ड यूज करते हैं, इनटेंजेबल एसेट्स के टाइम में हम अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। या फिर साथ में हमारे पास आ जाता है इम्पेयरमेंट लॉस दैट वी विल बी डूइंग इन आवर इम्पेयरमेंट चैप्टर। तो इम्पेयर एक्यूमुलेटेड क्या होता है, दैट मीन्स कि अब तक का सारा इकट्ठा, राइट। तो इंटेंजिबल एसेट कॉस्ट लेस अमोर्टाइजेशन या फिर इम्पेयरमेंट लॉस, या फिर दिस मॉडल इज मोर कॉमनली यूज्ड इन प्रैक्टिस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कॉस्ट मॉडल ही यूज होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल जो होता है कम यूज होता है। अमोर्टाइजेशन जो होता है इट्स जस्ट सिमिलर टू डेप्रिसिएशन वर्ड, बस यही है कि हम उसके लिए वर्ड डेप्रिसिएशन यूज करते हैं और यहाँ पर हम अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। अमोर्टाइजेशन लाइक इन केस ऑफ आर टेंजेबल एसेट, ऐसे ही सेम हमारे इंटेंजेबल एसेट्स में यूजफुल लाइफ पीरियड के बीच में हम इसको करते हैं। एंड पी एंड एल में हम एनुअल एक्सपेंसेस की तरह जैसे वहां पर चार्ज करते थे, यहाँ पर भी ऐसे ही एनुअली चार्ज होगा इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, राइट। अब इंटेंजिबल एसेट, अगर मेरे इंटेंजिबल एसेट की कोई फाइनाइट यूजफुल लाइफ है, फाइनाइट मतलब कि हमें पता है कि वो इंटेंजिबल एसेट 5 साल 10 साल इतने टाइम पीरियड चलने वाला है, दैट मीन्स मैं उस एसेट को उतने टाइम पीरियड में अमोर्टाइज करूंगी। वो जो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, जो उसके ऊपर अमोर्टाइजेशन चार्ज लगने वाला होता है वो हमने 10 साल में, अगर उसकी लाइफ 5 साल है तो हम 5 साल में उसको डिवाइड करेंगे। कौन से बेस पे, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे विद जीरो रेजिडुअल वैल्यू, बिकॉज मुझे पता है कि वो ऐसे 5 साल बाद नहीं होने वाला है, तो मैं उसकी रेजिडुअल वैल्यू जीरो ही करूंगी, लाइक इन केस ऑफ माई डेप्रिसिएशन ओनली। अब इंटेंजिबल एसेट जिसकी इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ होती है, इनडेफिनिट मतलब कि हम आइडिया नहीं लगा सकते कि उसकी लाइफ कितनी होने वाली है। अब उस वाले सिनारियो में क्या होगा, दैट पॉइंट इंपॉर्टेंट कि मैं उस एसेट को अमोर्टाइज नहीं करूंगी, दैट मीन्स हर साल में उस पे ये अमोर्टाइजेशन यानी कि हमारा डेप्रिसिएशन जो होता है वो हम नहीं लगाएंगे, बट ये हर साल हम उसका एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यू करेंगे देखने के लिए कि ये इसकी क्या कोई इंडिकेटर है कि इम्पेयरमेंट कल को फ्यूचर में हो सकती है। दैट मीन्स इम्पेयरमेंट क्या होता है, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ कि इम्पेयरमेंट का मतलब होता है एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन। तो हम हर साल उसको फिर चेक करेंगे कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जिसके कारण उस इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा रीवैल्यूएशन मॉडल। अगर मेरे इंटेंजिबल एसेट पे रीवैल्यूएशन मॉडल लग रहा है तो हमने क्या करना है, उसको रीवैल्यू कर देना है और उसकी कैरिंग अमाउंट में उसको दिखा लेना है। दैट मीन्स द इंटेंजिबल एसेट मे बी रीवैल्यू टू अ कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू लेस सब्सिक्वेंट अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस। दैट मीन्स कि मैं उस एसेट को आज की डेट की वैल्यू पे दिखा दूंगी और उसमें से उस साल, उस पर्टिकुलर साल जिसकी बात हो रही है उस साल का हमारा अमोर्टाइजेशन चार्ज और इम्पेयरमेंट लॉस जो कुछ भी लगने वाला है वो हम डिडक्ट कर देंगे। और फेयर वैल्यू मुझे कैसे निकालनी है, मुझे एक्टिव मार्केट में से निकालनी है। फेयर वैल्यू मस्ट बी एक्टिव मार्केट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। अब देखो इंटेंजिबल एसेट के केस में फेयर वैल्यू जो है, एक्टिव मार्केट ढूंढना जो है, दैट इज डिफिकल्ट बिकॉज इन सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसके कारण जो होता है ये रिवैल्यूएशन मॉडल जो है कम यूज होता है। An active market is a market in which the transaction of the asset take place within the sufficient frequency and volume to provide the pricing information of an ongoing basis। अब ये क्यों किया जाता है, that means we can know कि yes, इस एसेट की पर्टिकुलरली इस जैसे एसेट की वैल्यू कितनी है, वो देखने के लिए हम एक्टिव मार्केट में वैल्यूएशन करते हैं। और इंटेंजिबल एसेट में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डिफिकल्ट है। So IS 38 state that the active market for an intangible asset are rare and specifically prohibits a revaluation of patents, brand name, trademark and publishing titles। अब देखो ये पेटेंट वगैरह के लिए हम रिवैल्यूएशन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये अलग है। मैंने अपना नेम, ब्रांड नेम पेटेंट करा लिया, दैट मीन्स मेरे जैसे ब्रांड नेम की वैल्यूएशन निकालना मुश्किल है। तो इसी के लिए एज अ गाइड इंडिकेटर्स ऑफ एन एक्टिव मार्केट वुड इंक्लूड एन आइटम ट्रेडेड विद इन द मार्केट आर होमोजीनस, दैट मीन्स आइडेंटिकल, मिलता जुलता, एंड उसके प्राइजेस मार्केट में अवेलेबल हो, एंड ये यूनिक होते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू द रीजन बिहाइंड दैट व्हाई कॉस्ट मॉडल इज मोर कॉमनली यूज्ड। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनली जनरेटेड
इंटेंजिबल एसेट। पहला सिनेरियो क्या था, परचेज इंटेंजिबल एसेट। परचेज इंटेंजिबल एसेट दैट मीन्स कि मैंने उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको बाय करने के लिए मैंने कुछ पैसे दिए हैं किसी थर्ड पार्टी को, बाहर वाले, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनली जनरेटेड दैट मीन्स वो एसेट सेल्फ जनरेट हुआ है विद इन माई ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मेरे इंटरनली जनरेटेड एसेट होते हैं ना, जनरली क्या होता है, दे can't be capitalized, they cannot be capitalized, as the cost associated with these cannot be identified separately from the cost associated of the running business। मेन रीजन बिहाइंड यही है कि हम इनको क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि हमने इंटेंजिबल एसेट की क्राइटेरिया में पहले यही पढ़ा था कि उसको हम सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकें। एंड इस सिनेरियो में क्या है कि हम इसको सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और इस रीजन के कारण हम इनको जो है कैपिटलाइज नहीं करते, क्योंकि इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। द फॉलोइंग इंटरनली जनरेटेड आइटम में नेवर बी रिकॉग्नाइज। अब ये मे नेवर, इट्स नॉट ऑलवेज वर्ड यूज, मे नेवर बी कौन सा, गुडविल, जो कि इनहेरिट गुडविल होती है। मैं अपना कल को मेरा बिजनेस और ज्यादा स्टैब्लिश होगा, मेरे बिजनेस के नेम से अगर मैं कहूँ ये गुडविल है, आई कैंट रिकॉग्नाइज, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये नहीं लिख सकती कि मेरी गुडविल इतने की है। मेरा ब्रांड नेम, मेरा मास्टर हेड्स, मेरा पब्लिशिंग टाइटल, मैं इन सबको अपनी खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती कल को फ्यूचर में। देर आर सर्टेन सिनारियोस जब हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो केसेस हम आगे फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे एसबीआर लेवल तक में। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ब्रांड। अब डेफिनेशन में इन्होंने हमें डिटेल बताया हुआ है कि ब्रांड क्या होता है, कि ये इसकी कैसे मैंने उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो ब्रांड नेम के रिगार्डिंगली कुछ है, थ्योरेटिकल पार्ट्स है दैट यू गाइस कैन रीड आउट। नाउ I'm just sharing one illustration with you. How should the following intangible asset be treated in the financial statement? A publishing title acquired as a part of subsidiary company and a license purchase in order to market a new market. अब देखो, पहले वाला सिनेरियो क्या है कि पब्लिशिंग टाइटल जो है अक्वायर की है हमने एज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अब मुझे इस वाले सिनेरियो में इसको रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना, ये डिपेंड करेगा कि यस, कि उसको मैं सेपरेटली, उसकी वैल्यूएशन जो है मेरे पास आ सकती है या नहीं। अगर वैल्यूएशन मेरे पास मैं उसको निकाल सकती हूँ, देन आई कैन रिकॉग्नाइज इट, अदरवाइज आई कांट। एंड यस, लाइसेंस जो है मैंने परचेज किया न्यू प्रोडक्ट के लिए, मैं इसको सेपरेटली बिजनेस से कर सकती हूँ, इसलिए मैं इसको रिकॉग्नाइज करूंगी। सो आई हैव टू चूज लाइक दिस कि यस, इसका सेपरेशन क्राइटेरिया, इसका क्राइटेरिया, बेनिफिट्स क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया मेट होगा तो डेफिनेटली आई विल बी रिकॉग्नाइज द एसेट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज गुडविल। अब गुडविल जो होता है हमारा, जब कभी भी आपसे कभी किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि इंटेंजिबल एसेट्स बताओ, तो वो सबसे पहला नेम क्या आता है, गुडविल, एग्जांपल आती है हमारे पास। तो गुडविल क्या है, सबसे पहले गुडविल क्या है हमारा जानना ये है। अगर आपका बिजनेस है, मैं आपका बिजनेस खरीद के जा रही हूँ 100 रुपए में, बट उस बिजनेस की वैसे एक्चुअल में वर्थ कितनी है, 90 रुपीज, बट आई एम पेइंग मोर। द रीजन वाई आई एम पेइंग मोर बिकॉज ऑफ योर गुडविल, की आपके नेम की वैल्यू है, जो आपके बिजनेस की नेम है, वो उस वैल्यूएशन के कारण मैं आपको ज्यादा पैसा दे रही हूँ। That means the difference between the value of a business as a whole and the aggregate fair value of the separable net asset। मैं आपके नेट एसेट लेके जा रही हूँ 90 रुपए के, और आपके बिजनेस की वैल्यू मैं निकाल रही हूँ 100 रुपए की, वो जो 10 रुपए का डिफरेंस है वो क्यों है, आपके गुडविल के कारण है। अब separable net asset are those assets and liabilities which can be identified and sold off separately without necessarily disposing of the business as a whole. This includes identifiable intangible assets such as patents, trademark and लाइसेंस। तो ये कुछ डेफिनेशन होगी कि हमारे सेपरेट आइडेंटिफाइबल एसेट कौन से होते हैं जिनको हम सेपरेटली दिखा सकता है। The fair value of definition, fair value is defined in IFRS 13 as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in orderly transaction between the market price at the measurement date। फेयर वैल्यू की डेफिनेशन भी इन्होंने आपको दे दी। वैसे हमने प्रीवियसली, मैंने आपको एक फेयर वैल्यू वाला चैप्टर कराया हुआ है, उसमें भी हमने किया था कि फेयर वैल्यू कौन सी होता है, जो प्राइस आज की डेट में हम जो है निकालते हैं, राइट। तो गुडविल may exist because of any combination of number of possible factors। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गुडविल जो अराइज होती है वो किस रीजंस के कारण होती है,
किसी के ब्रांड की रेपुटेशन है, किसी के पास एक्सपर्टाइज है, ठीक है, उसके पास कुछ फेवरेबल चीज है, इसी बात के कारण उस पर्सन को, उस पर्टिकुलरली बिजनेस को हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नीड। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास परचेज एंड नॉन परचेज गुडविल गाइस। तो परचेज गुडविल कब आता है? जब मैं एक बिजनेस को जो ऑलरेडी चल रहा है, दिस टॉपिक वी विल बी कवरिंग इन आवर कंसोलिडेशन चैप्टर आल्सो, कि यस मेरी जो परचेज, मेरी जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, आई कांट रिकॉग्नाइज दैट, बट यस जब बिजनेस कॉम्बिनेशन, जब कंसोलिडेशन का प्रोसेस चलता है, तब एक कंपनी, पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को एक्वायर करती है, तो उस वाले सिनारियो में हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गुडविल जो है रिकॉग्नाइज करते हैं। सो परचेज गुडविल क्या होती है, कब अराइज होती है? जब वन बिजनेस एक्वायर्ड द अनदर ऑन अ गोइंग कंसर्न, चलता फिरता हम बिजनेस एक्वायर कर लेते हैं। इंक्लूड द गुडविल अराइजिंग ऑन द कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी, या फिर कभी सब्सिडरी की कंसोलिडेशन होती है तब हम इसको एक्वायर करते हैं, and will be recognized in the financial statement at its value and it's a particular point in time and certain। तो मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी उसकी वैल्यूएशन है तब हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। नॉन परचेज गुडविल हम नहीं रिकॉग्नाइज करते क्योंकि उसकी कोई वैल्यूएशन हम नहीं निकाल सकते, और इसको हम इनहेरिट गुडविल के नेम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज गाइस IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास आगे लास्ट चैप्टर भी आने वाला है। तो उसमें बेसिकली गुडविल की डेफिनेशन और अकाउंटिंग का बताया गया है कि ये नॉन परचेज गुडविल हम नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं बिकॉज ये हमारा रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया जो है नहीं फुलफिल कर पाता। एंड ये अगर मेरी गुडविल पॉजिटिव आती है देन ये इस परचेज कॉम्बिनेशन में मैं उसको रिकॉग्नाइज करती हूँ। जो मेरी नेगेटिव गुडविल होती है हम उसको बार्गेन परचेज के नेम से भी जानते हैं, और उसको हम एज अ इनकम जो है वो ट्रीट करते हैं बिकॉज आई हैव पेड लेस। आपके बिजनेस की वर्थ 100 थी एंड देन मैं आपको 90 में लेके जा रही हूँ, इसको हम बार्गेन, हम नॉर्मल सेंस में भी ये वर्ड यूज करते हैं कि बार्गेनिंग करके हम सस्ते में ले आए। और किसी के बिजनेस का 100 रुपए का वर्थ था और मैं उसको 90 रुपीज पे कर रही हूँ, दैट मीन्स आई हैव डन बार्गेनिंग ऑन परचेजिंग दैट बिजनेस, सो दैट्स व्हाई योर नेगेटिव गुडविल इज नोन एज बार्गेन परचेज। नाउ द मेन हार्ट ऑफ दिस चैप्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। गाइस रिसर्च क्या होता है एंड डेवलपमेंट क्या होता है और इनका रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया। अब रिसर्च, नाउ रिसेंटली चंद्रयान हैज बीन लॉन्च्ड राइट, सो मैं उसकी एग्जांपल से ही चलूंगी। तो उसको किसी इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए जो ओरिजिनल वर्ड में जो खर्चा हुआ उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट इज रिसर्च का खर्चा। तो रिसर्च इज एन ऑन ओरिजिनल प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। मैंने कोई बिजनेस प्रोजेक्ट लगाना है राइट, मैंने कोई न्यू, जैसे कोविड आया था तो कोविड की मेडिसिन बन रही थी राइट, तो उसके लिए रिसर्च हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि ये सही होगा या वो वाला प्रोजेक्ट सही होगा, कौन सी मेडिसिन ज्यादा सुटेबल होगी। तो दैट इज इन्वेस्टिगेशन, दैट इन्वेस्टिगेशन इज रिसर्च। डेवलपमेंट क्या है कि अब रिसर्च हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अब उसको फॉर्म में लेके आना है सो दैट कि कुछ नया बन के आए। वो बना हुआ कल को या तो हम अपने बिजनेस में यूज करें या फिर उसको बेचें राइट। तो डेवलपमेंट कुछ बन के आने वाला है उससे। सो डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग और अदर नॉलेज टू अ प्लान और डिजाइन ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सब्सटैंशियली इम्प्रूव्ड मटेरियल devices, production processes, system और services before the start of commercial production और use। अभी commercial production में ही नहीं आई है, अभी यूज भी नहीं हुआ है, वो एसेट को बन के लेके आने के लिए होने वाला खर्चा इस डेवलपमेंट का खर्चा। गाइस दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, रिसर्च का और डेवलपमेंट का। एंड इस पॉइंट के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस भी बन के आते हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि ये रिसर्च का खर्चा है, ये डेवलपमेंट का खर्चा है, रिसर्च का ट्रीटमेंट ये होता है एंड डेवलपमेंट का खर्चा ये होता है। सो रिसर्च का खर्चा ऑलवेज एंड ऑलवेज गोज टू P&L, मैं उसको राइट ऑफ करूंगी साथ के साथ खर्चा डालूंगी। अब डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है, डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर जो होता है या तो मैं उसको P&L में दिखा सकती हूँ या मैं उसको कैपिटलाइज कर सकती हूँ। कैपिटलाइज कब करूंगी, दैट मीन्स मैं उसको इंटेंजिबल एसेट दिखाऊंगी। अब इंटेंजिबल एसेट कब दिखाऊंगी, ओनली एंड ओनली इफ अगर मेरी फॉलोइंग सारी कंडीशन जो है फुलफिल हो जाए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो मैं उसको फिर कैपिटलाइज नहीं करूंगी, मैं उसको P&L में डाल दूंगी। अब वो
क्राइटेरियाज क्या है, वो कंडीशंस क्या है। सबसे पहले इसका तो एक निमोनिक है, आप याद करो, मैंने भी अपने टाइम पे किया था, दैट इज पायरेट। तो पायरेट में मेरा पी क्या है, प्रोबेबल, दैट मीन्स इट इज प्रोबेबल दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द एसेट वेदर थ्रू द सेल और इंटरनल कॉस्ट सेविंग। मुझे पता है कि उस एसेट से कल को मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला है, मॉनिटरी फॉर्म में बेनिफिट आने वाला है, चाहे उसको बेच के या फिर मतलब या तो इनकम आएगी या फिर खर्चा कम होना। खर्चा कम होना भी क्या है, एक किस्म की इनकम ही है। सो ये प्रोबेबल है मुझे। एंड इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट एंड यूज इट और सेल इट। मेरा कल को इंटेंशन है कि ये इस एसेट को मैं कंप्लीट भी करूंगी और कंप्लीट करके या तो मैं उसको खुद ही यूज करूंगी या फिर मैं उसको बेचूंगी। रियलाइबली मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, वो जो खर्चा हो रहा है मैं उसको रियलाइबली मेजर कर सकती हूँ। अगर मेजर कर पाऊंगी तभी मैं उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करूंगी गाइस। देन यस, एडिकेट रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मैंने कह दिया कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा बट मेरे पास फंड्स ही नहीं है, तो कैसे कंप्लीट होगा। सो आई हैव इनफ रिसोर्सेज टू कंप्लीट दैट एसेट एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज एंड सेल। आई हैव टेक्निकल फिजिबिलिटी की यस कल को वो इंटेंजिबल एसेट जो है फिल हो जाएगा, मुझे मेरे मेरे पास है, ये फिजिबल है कि यस वो एसेट जो है कल को बनेगा और उसको यूज भी होगा या सेल भी होगा। एंड यस मुझे अब एसेट है भाई, हमने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि वो उस खर्चे के होने से कल को मुझे प्रॉफिट होने वाली है, चाहे मेरी कॉस्ट सेविंग हो या फिर कल को मेरा उसको जो है इनकम जनरेट हो। दैट मीन्स इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि कल को मुझे फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। अगर ये क्राइटेरिया मेट हो गया तभी मैं इसको इंटेंजेबल एसेट रिकॉग्नाइज करूंगी, अदरवाइज मैं इसको पीएनएल में डाल दूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर मेरा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन पीएनएल कैन नॉट सब्सिक्वेंटली बी reinstated एज एन एसेट। अगर एक बार डेवलपमेंट का खर्चा पीएनएल में चला गया, वी कांट से दैट कि नेक्स्ट ईयर या कल को 6 मंथ्स बाद में उसको कंडीशन फुलफिल हो गई और अब मैं इसको रिकॉग्नाइज कर रही हूँ इंटेंजिबल एसेट में। नो, वी कांट डू दैट। If an item of plant is used in the development process, now this is also important thing कि अगर कोई भी प्लांट या कुछ भी एसेट जो है उस डेवलपमेंट प्रोसेस में यूज हुआ है, then depreciation of plant is added to the development cost in the intangible asset during the period that project meets the development criteria। अगर उस एसिड को बनने में अगर 6 महीने लग गए या साल लग गया तो उस एक साल का लगने वाला उस एसिड पे डेप्रिसिएशन, मैं एक कोरोना मेडिसिन बना रही हूँ, उसके ऊपर मेरा एक माइक्रोस्कोप लग गया, मेरा एलईडीज, मेरा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लग गई, तो उस एक साल का इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी मैं क्या करूंगी, डेवलपमेंट क्राइटेरिया में एड ऑन कर दूंगी, इस इंटेंजिबल एसेट में उसका खर्चा जो है एड ऑन कर दूंगी। This is because the economic benefit gained from the plant in this period is only realized when the development project is complete and the production is underway. This will be taken to the statement of P&L as amortization when the amortization of the development cost. कल को फिर क्या होगा, सेम जैसे कि इंटेंजिबल एसेट पे amortization लगती थी ऐसे ही इस पे amortization लगेगी। Guys, next amortization। अब जो मेरा डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर है, एक बार डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, एसेट बन गया। अब जैसे ही उस एसेट की कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, एसेट बन चुका है, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट, अब से उस एसेट पे अमोर्टाइजेशन यानी कि डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। सेम एज बाय डेप्रिसिएशन, जैसे डेप्रिसिएशन में क्या था कि अवेलेबल फॉर यूज, जैसे ही एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि जैसे ही उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी हम उसको अमोर्टाइजेशन करना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट गाइस, नाउ नेक्स्ट Now, next thing, guys, we have certain TYUs. I guess there are 4 to 5 TYUs. You guys try it. अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है, then you can contact me and I will be solving your doubts. ट्राई दिस, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसी चैप्टर के साथ साथ आप जो है एग्जाम किट में से क्वेश्चन करें, स्टडी हब हमारे पास लॉन्च हो गया है, स्टडी हब में से क्वेश्चन करें। द बेस्ट वे इज कि आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं उसी टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन करें, दैट विल बेनिफिट यू इन द एंड। And I hope my lecture was useful for you. And in case you need any kind of help, you can directly contact me. Thank you.